हेलो दोस्तों, नमस्कार। YouTube के SP मैथ बाय RP चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 10वीं कक्षा के पहले अध्याय वास्तविक संख्याएं में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या प्रमेय क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे और इसको सीखेंगे। आइए इसको सीखने से पहले कुछ पिछली बातें देखते हैं। जैसे 30/5, देखिए भाग देंगे क्या हो जाएगा, 5 छक 30 और यहाँ शून्य बच जाएगा। ठीक है। इसी तरह से हम लेते हैं एक दूसरी संख्या 37/6 कर दे रहे हैं। देखिए इसमें क्या होगा, 6 का 36, यहाँ शेष 1 बच रहा है। इसी तरह से और कोई एक संख्या लेते हैं, मान लीजिए 42 है। इसमें भाग दे रहे हैं 8 का भाग दे रहे हैं, तो हो जाएगा 8 बचे 40 और यहाँ शेष 2 बच रहा है। देखिए 3 क्रियाएं की गई, इसमें 5 से भाग दिया गया। भाग का मतलब ही होता है विभाजन, बांटना। ठीक है। अब जरा देखिए इसमें 5 को क्या कहते हैं। देखिए यह क्या है, भाजक है, और ये 6 क्या है, भागफल है, या इसे भजनफल भी कहते हैं। और यह शून्य क्या है, शेष है या शेषफल है। उसी तरह से यहाँ भी यह 6 क्या है, भाजक है, और ये 6 क्या है, भागफल है, और यह 1 क्या है, शेषफल है। और यहाँ देखिए यह 8 क्या है, भाजक है, 5 क्या है, भागफल है, और 2 क्या है, शेषफल है। अब आप सोचेंगे ये 30, 37 और 42 ये क्या कहलाएंगे, तो देखिए ये है भाज्य। क्या है, भाज्य है, और ये क्या है, भाज्य, और ये क्या है, भाज्य। अब इस पूरी प्रक्रिया को हम किस तरह लिख सकते हैं, देखिए भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल धन शेष, या शेषफल लिख लीजिए। यही चीज़ हम पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं, जिसे एल्गोरिथम प्रमेय के नाम से जाना जाता है। ठीक है। किसी भी पूर्णांक में आप किसी पूर्णांक से भाग देंगे तो कुछ भागफल आएगा, कुछ शेषफल आएगा। शेषफल शून्य भी हो सकता है या भाजक से छोटा होगा, हमेशा कोई भी पूर्णांक आ सकता है। अब आप ध्यान दीजिए, देखिए यह भाजक है या शेषफल है, 5 से यह छोटा है शून्य। यहाँ देखिए यह भाजक 6 है, शेषफल 1 है, यह भी 6 से छोटा है। यहाँ देखिए भाजक 8 है और शेषफल 2 है। भाजक से शेषफल क्या है, छोटा। हमेशा ध्यान रखिए शेषफल सदैव भाजक से छोटा होता है। अब आप जान गए होंगे। अब आगे चलते हैं। चलिए एक पहेली पर बात करते हैं। एक दुकानदार था, वह अंडा बेचता था। कुछ शरारती बच्चे गए, उसके अंडे को एक टोकरी में रखा था, उठा के पलट दिए। कुछ अंडे फूट गए, कुछ बच गए। अब दोनों लोगों में कहा सुनी होने लगी। इतनी बात बढ़ गई कि बात पंचायत स्तर तक पहुंच गई। तो पंचायत स्तर पर दुकानदार ने कहा कि मेरे अंडों का पैसा इन लोगों से दिलवा दीजिए। तो लोगों ने पूछा कि आपके टोकरी में कुल कितने अंडे थे, तो वह उत्तर दे रहा है
दो दो गिनने पर एक बचेंगे, दो दो गिनने पर एक बचेंगे, तीन तीन गिनने पर दो बचेंगे, चार चार गिनने पर तीन बचेंगे, पाँच पाँच गिनने पर चार बचेंगे, और छः छः गिनने पर पाँच बचेंगे, और सात सात गिनने पर शून्य बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। अब आप सोचिए यह कैसे हल होगा। लेकिन दुकानदार बोला मेरी टोकरी में 150 से अधिक अंडे नहीं थे, यानी 150 से कम अंडे थे। अब बताइए ये सवाल हल करने में कितनी परेशानी होगी। तो आइए हम देखते हैं, साथ साथ गिनने पर कुछ नहीं बचा है, तो हम मान लेते हैं, माना टोकरी में अंडों की संख्या बराबर x है, ठीक है। अब साथ साथ गिनने पर, साथ साथ गिनने पर x बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुणे p धन 0। अब आप सोचेंगे p कैसे आया। अब देखिए x में 7 का या भाग देंगे p बार जाएगा और यहाँ शून्य बचेगा शेषफल, यही है ना। अभी अभी आपको बताया गया भाजक गुणे भजनफल धन शेष, 7p + 0 होगा। अगर छः छः गिनने पर x बराबर हो जाएगा 6q + 5, छः छः गिनने पर 5 शेष बच रहे हैं। इसी तरह से 5 5 गिनने पर x बराबर हो जाएगा 5 गुणे r धन 4, 4 शेष बच रहे हैं। इसी तरह से 4 4 गिनने पर x बराबर हो जाएगा 4 गुणे यश धन 3। इसी तरह से 3 3 गिनने पर x बराबर हो जाएगा 3 गुणे t + 2। अब 2 2 गिनने पर x बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे u + 1। अब देखिए जहाँ p q r s t u एक पूर्णांक हैं, ठीक है। अब हल करने में समस्या होगी, इसी से आप हल कर सकते हैं। कह रहा है 150 अंडों से कम संख्या उसके पास है, यानी उससे अधिक अंडे नहीं आ सकते हैं। तब आप इसी में x बराबर 7 गुणे p + 0 में आप p का मान 1 2 3 इस तरह से रखेंगे। कहाँ तक रखेंगे, जहाँ तक कि 150 से अधिक मान न हो। तो आइए हम उल्टी ही तरफ से चलते हैं। x बराबर, अगर p बराबर हम मान ले रहे हैं 12, p बराबर क्या मान ले रहे हैं 12, तो क्या हो जाएगा 7 गुणे 12 बराबर 84 होगा, ठीक। अब p बराबर 13 मान ले रहे हैं, p बराबर 13, तो x बराबर क्या हो गया 7 गुणे 13 91 हो जाएगा। p बराबर हम 14 मान ले रहे हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 गुणे 14, 7 चौक 28, 7 इकाई 7 2 9। इसी तरह से p बराबर हम 15 मान ले रहे हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 गुणे 15 हो जाएगा। या अब p बराबर 16 मान ले रहे हैं, तब x बराबर क्या हो जाएगा 7 गुणे 16 होगा। या इसी तरह से p बराबर हम 17 मान ले रहे हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 119।
इसी तरह से p बराबर हम 18 मान ले रहे हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 गुणे 18, 18 होगा यहाँ। ठीक है, इसी तरह से p बराबर हम 19 मान ले रहे हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 गुणे 19, यह होगा। इसी तरह से p बराबर हम मान ले रहे हैं 20, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 गुणे 20 होगा, बराबर हो जाएगा 140। इसी तरह से p बराबर हम 21 मान ले रहे हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 गुणे 21। अब इसके ज़्यादा अगर हम मानते हैं तो 150 से संख्या अधिक हो जाएगी। देखिए 7 छक 42, 7 इक्कीस, 7 4 11 हो गए, यहाँ 11 होगा। ठीक है, अब जरा सा इन सब शर्तों को इसमें लागू कीजिए। देखिए यहाँ 147 है, अब आप भाग दीजिए 6 से, 6 दूनी 12, 2 बचेगा 27, 6 चौके 24, 3 शेष 3 बच रहा है, इसलिए यह फॉलो नहीं करेगा। अब आ जाइए इसमें, देखिए यह 2 से पूर्णतया विभाज्य है, लास्ट में शून्य है, इसलिए यह भी फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ ये देखिए यहाँ, अब जरा इसमें 2 से ही भाग देकर देख लीजिए, 2 छक 12, 2 छक 12, एक शेष बच रहा है, लेकिन 3 से दीजिए, 3 चौके 12, 3 चौके 12, इसमें भी एक शेष बच रहा है, कह रहा है 3 3 गिनने पर 2 बचना चाहिए, यह लागू नहीं हो रहा है। अब इसमें देखिए लास्ट में 6 है, यह 2 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए इसमें भी लागू नहीं होगा। अब आ जाइए इसमें, देखिए 2 से भाग दीजिए, 2 पचे 10, 19 बचेगा, 2 नवा 18, एक शेष बच गया। 3 से भाग दीजिए, 3 तरीके 9, 29, 3 नवा 27, 2 शेष बच गया। 4 से भाग दीजिए, 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 39, 4 नवा 36, 3 बच रहा है। 5 से भाग दीजिए, 5 इकाई 5, 6, 5 दूनी 10, 1 बच रहा है, 5 तिहाई 15, 4 बच रहा है, यानी इसी पर नियम लागू होता है। अतः उसके पास कितने अंडे थे? सब 119 अंडे थे। दुकानदार के पास कितने अंडे थे? 119 अंडे थे। 119 अंडों का दाम पंचायत में उस शरारती बच्चों द्वारा दुकानदार को दिलाया गया। ठीक है, मेरे कहने का मतलब यह है, देखिए अभी जो आपको एल्गोरिथम प्रमेय बताया गया, देखिए यही सब है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब आइए देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को कैसे परिभाषित करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को कैसे परिभाषित करते हैं, आइए देखते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर हम a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r का मान 0 है या 0 से बड़ा है लेकिन b से छोटा है। ठीक है, क्या दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर हम a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r का मान 0 और b के बीच है, r 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, तो हम
संतुष्ट करने वाली पूर्ण संख्या बी और आर ज्ञात कर सकते हैं। पूर्ण संख्या बी और क्यू ज्ञात कर सकते हैं। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। अब आप समझ गए होंगे। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान शून्य के बराबर है या शून्य से बड़ा है लेकिन आर का मान बी से छोटा है, को संतुष्ट करने वाली पूर्ण संख्या बी और क्यू ज्ञात कर सकते हैं। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। अब आप समझ गए होंगे। आइए एक दो उदाहरण देखते हैं। देखिए, मान लीजिए 125, इसमें भाग देना है 25, तो क्या होगा? 5 बार जाएगा 125। अब यहाँ हो जाएगा 0। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 125 बराबर 25 गुणे 5 धन 0। देखिए 125 ए के बराबर है, बी है 25 के बराबर, क्यू है 5 के बराबर और आर है 0 के बराबर। देखिए यह ए है और यह बी है, यह क्यू है और यह आर है। ठीक। अब इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 125 और 25। अगर आपको लिखना हो 18 और 4, तब इन दोनों में रिलेशन कैसे आप ज्ञात करेंगे? देखिए आप लिख सकते हैं 18 बराबर 4 गुणे 4 धन 2, 4 गुणे 4 धन 2। अगर लिख दिया जाए 5 12, इनमें रिलेशन निकालना है तो आप लिख सकते हैं 5 बराबर 12 गुणे 0 धन 5। वही मतलब है 12 0 0 0 धन 5 5 होगा। ठीक है। अगर यहाँ कोई संख्या बचती तो यहाँ आप लिख देते, यहाँ शेषफल हो जाता। ठीक है। अब आइए एक उदाहरण देखते हैं। दिखाइए कि, सवाल है, दिखाइए कि धनात्मक पूर्णांक देखिए यही सवाल है। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब दिया है b बराबर 2 दिया है। जब b बराबर 2 होगा इसका मतलब r का मान 0 होगा या
1 होगा। क्यों? हम जानते हैं b का मान r से क्या होता है? बड़ा होता है, यानी r का मान b से छोटा होता है। तो आइए रख दीजिए इसमें, तो a बराबर क्या होगा? 2q प्लस 0। क्या? r बराबर 0 रखने पर अब यहाँ हो जाएगा a बराबर 2q प्लस 1। यहाँ क्या हो जाएगा? r बराबर 1 रखने पर होगा। अब आप देखिए, यह q कोई पूर्णांक है, किसी पूर्णांक में 2 से गुणा करेंगे तो यह क्या होगा? समपूर्णांक होगा। इसलिए प्रत्येक समपूर्णांक को 2q के रूप में लिखा जा सकता है। क्या लिखेंगे? a बराबर 2q समपूर्णांक है। अब 2q प्लस 1 किसी समपूर्णांक में अगर 1 जोड़ते हैं तो अब विषम पूर्णांक हो जाएगी। इसलिए a बराबर 2q प्लस 1 विषम पूर्णांक है। अतः सभी धनात्मक समपूर्णांक को 2q एवं विषम पूर्णांक को 2q प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। अब हम समझ रहे हैं कि आप वो समझ गए होंगे। आइए एक और दिया है इसमें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दिया है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जैसे है 55 भागे 22। देख रहे हैं ना? कै बार जाएगा इसमें? 22 दूनी 44, 2 बार जाएगा। क्या बचेगा? 1। यहाँ से क्या बचेगा? 1। अब आप इसको लिख सकते हैं 55 बराबर 22 गुणे 2 धन 11। अब पुनः आप 22 में 11 से भाग दीजिए, इस तरह से यहाँ कर दीजिए तो जाएगा 11 दूना 22, यह शून्य हो गया। आप यहाँ लिख सकते हैं 22 बराबर 11 गुणे 2 धन 0। देखिए शेषफल यहाँ शून्य आ गया। ऐसा नियम आप कहाँ लगाते हैं? जब दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ निकालना होता है, इस तरह की क्रियाविधि को आप लगाते हैं। देखिए जो यहाँ शेष बचता है उससे पहले वाले भाजक में भाग देते हैं, यही लिखा है। तो आप देखिए यह स्टेप प्रथम था, यह स्टेप द्वितीय है। इसी तरह से और स्टेप चलेगा। जिस स्टेप में r का मान 0 आ जाए उसका भाजक इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाता है। अगर यही स्टेप, देखिए यह तो विभाजन प्रमेयिका है, प्रमेय है, यही स्टेप अगर बार बार किया जाए तब इस क्रिया को कहते हैं यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम कहते हैं। यही क्रिया जब बार बार की जाती है तो इस क्रिया को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है। अब इस एल्गोरिथम की सहायता से दो संख्याओं का या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ या महत्तम समापवर्तक ज्ञात किया जाता है। अब हम समझ रहे हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे कुछ अभ्यास प्रश्न करिए। यही प्रश्न है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला है 135 और 225। क्या है? 135 और 225। देखिए आप जानते हैं 225 में
135 से भाग दे दीजिए, क्या आ जाएगा? एक बार जाएगा 135, यहाँ शेष बच जाएगा 0, यहाँ क्या बचेगा? 12 में से 3 गया 9, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब आप लिख सकते हैं 225 बराबर हो जाएगा 135 गुणे 1 धन 90। ठीक है। अब आपको बताया गया है इस भाजक में इस शेषफल से भाग देना है, तो यहीं कर दीजिए 135, क्या एक बार जाएगा फिर 90, यहाँ 5 होगा, यहाँ क्या हो जाएगा? 13 में से 9 गया 4, 45 होगा। फिर आप यहाँ लिख सकते हैं 135 बराबर 90 गुणे 1 धन 45। फिर इस भाजक में इस शेषफल से भाग देंगे, यहाँ हो जाएगा 90, क्या होगा? 45 दूनी 90। अब यहाँ शेष 0 आ गया। अब आप इसे लिख सकते हैं 90 बराबर 45 गुणे 2 धन 0। देखिए यही है युक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब देखिए यहाँ r का मान 0 आ गया, r का मान 0 आ गया, तब इसमें जो भाजक होगा यानी b, वही क्या होगा? HCF। तब आप क्या लिख देंगे यहाँ? HCF बराबर होगा 45, क्योंकि हम जानते हैं A बराबर BQ प्लस 0, यानी यहाँ R है, R का मान जिस स्टेप में जिस पद में 0 हो जाएगा उस पद का भाजक HCF यानी महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। ठीक है। इसी तरह से इसको और इसको आप लगा सकते हैं। आप इस तरह से लगाते जाइएगा, जिस पद में जिस स्टेप में R का मान 0 आ जाएगा उसका जो भाजक होगा वही 135, 225 यानी जो संख्याएं दी हुई होंगी उनका HCF होगा। ठीक है। अब आप इसको लगा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं दूसरे सवाल में। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। तो अब जानते हैं एल्गोरिथम प्रमेय से कहिए, हम जानते हैं A बराबर BQ + R। A बराबर क्या होता है? BQ + R, जहाँ R क्या है? 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है और R B से छोटा है। ठीक है। अब सवाल में दिया है B बराबर 6, दिया है B बराबर 6। जब B बराबर 6 दिया है इसका मतलब होगा R का मान 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। B बराबर 6 दिया है ना, 4 होगा या 5 होगा। 0 होगा, 1 2 3 4 5 होगा, क्योंकि B बराबर 6 दिया है, B से छोटा R होगा, यही होगा। अब क्या करेंगे? A बराबर BQ + R में R का मान रखने पर, अब रख देंगे, पहले स्टेप में रखेंगे। देखिए क्या आता है, A बराबर हो जाएगा, B बराबर 6 दिया है, 6q + 0 हो गया। अब दूसरे स्टेप में A बराबर हो जाएगा 6q + 1। तीसरे स्टेप में हो जाएगा
ए बराबर 6q+2। चौथे स्टेप में हो जाएगा ए बराबर 6q+3 और पाँचवें स्टेप में हो जाएगा ए बराबर 6q+4 और छठे स्टेप में हो जाएगा ए बराबर 6q+5। बस इतना लिखना है। आर 5 दिया है, आर 5 तक लिख लिए। ठीक है, इसमें क्या है आर बराबर 0, इसमें क्या है आर बराबर 1, इसमें है आर बराबर 2 और इसमें है आर बराबर 3, इसमें है आर बराबर 4 और इसमें है आर बराबर 5। अब क्या पूछ रहा है सवाल में, विषम पूर्णांक। अब इसमें जरा चेक कीजिए कौन सम पूर्णांक है कौन विषम पूर्णांक है। देखिए 6q लिखा है, किसी पूर्णांक में किसी सम पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल सदैव सम पूर्णांक आता है, इसलिए यह हो गया क्या, देखिए 6q हो गया पूर्णांक या सम पूर्णांक इसको कहिए, क्या हो गया सम पूर्णांक। अब 6q+1 देखिए यहाँ है 6q+1, यह क्या है विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक है। अब देखिए 6q+2 यह भी क्या है सम पूर्णांक है, यही देखिए लिख दे रहे हैं सम पूर्णांक। अब 6q+3 क्या होगा विषम पूर्णांक, तो यहाँ हो जाएगा 6q+3 क्या है विषम पूर्णांक। अब 6q+4 ये भी देखिए सम पूर्णांक है और 6q+5 ये विषम पूर्णांक है, 6q+5 विषम पूर्णांक। ठीक, अब आप देखिए 6q+1 6q+3 और 6q+5 विषम पूर्णांक है, अतः हम किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक, यह सवाल लग गया। अब अगला सवाल है तीसरा, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यानी 32 और 616 का आपको क्या निकालना है HCF महत्तम समापवर्तक, तो आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप निकाल लेंगे। अब महत्तम निकालना इसे पिछली कक्षा में जानते होंगे, यह निकल जाएगा। अगला सवाल देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो आप मान लीजिए किसी धनात्मक पूर्णांक, चलिए देखिए या लिख लीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या है a बराबर BQ+R, जहाँ R क्या है 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, B क्या है R से बड़ा है यानी R B से छोटा है। ठीक है, अब इसमें दिया है तीसरा चौथा था ना m 3m, क्या मान लें दिया है b बराबर 3, तब r बराबर क्या होगा, देखिए 3 से कम होगा, 0 होगा 1 होगा 2 होगा।
3 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। ठीक, अब जरा लिखते हैं a बराबर क्या होगा 3q प्लस 0 कब r बराबर 0 रखने पर। तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q, a बराबर क्या हो जाएगा 3q। लेकिन सवाल में कह रहा है पूर्णांक का वर्ग, तब यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर। इसे आप लिख सकते हैं 3 गुणे 3 q स्क्वायर। अब इसे लिख सकते हैं 3 गुणे m। अब यहाँ लिख देंगे जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर और m कोई धन पूर्णांक है। m क्या है, m कोई धन पूर्णांक है। हो गया। अब दूसरा शर्त लगाइए, क्या r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 1। यहाँ भी लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1 का पूर्ण वर्ग। आप जानते हैं a प्लस b का पूर्ण वर्ग क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। वही चीज़ यहाँ लगा दीजिए, क्या हो जाएगा 3q का वर्ग हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q प्लस 1। अब आप देखिए इन दोनों में से 3 कॉमन हो जाएगा, 3 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब इसे आप लिख सकते हैं 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। m कोई धन पूर्णांक है। हो गया। अब आगे और है r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखने पर तो हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 2। यहाँ भी हो जाएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हो जाएगा a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2 का वर्ग। यहाँ वर्ग कर दीजिए जैसे उसको किए, हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12q प्लस 4। इन दोनों में से 3 कॉमन ले लीजिए, नहीं ऐसे करिए, ठीक है। ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 धन 1 कर दीजिए, इस 4 को 2 खंड में कर दीजिए। अब इन तीनों में से 3 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को उसके बाहर हो जाएगा m। अब इसको पूरा m मान लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 3m प्लस 1। अब जहाँ आप लिख देंगे m बराबर
3q² + 4q + 1। यम कोई धन पूर्णांक है। देख लिए ना आप, पहले क्या याद किए आप, देखिए यही ना है, यम है 3m, पहले आप लिख लिए 3m, दूसरा है 3m + 1, इसको भी 3m + 1 हो गया ना। यम के लिए, किसी भी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में दर्शा सकते हैं। अब अगला सवाल है 5वां, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन ठीक जैसे यह लगा है वैसे ही यह सवाल लगेगी, सिर्फ आपको क्या करना है, घन करना है। अब जैसे एक बता दे रहे हैं, इसके आधार पर आप करिएगा। यहाँ देखिए क्या है, b = 9 है तो r बराबर क्या हो जाएगा, 0 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना होगा। एक किसी का एक देख लीजिए, जैसे मान लीजिए इसी का हम r बराबर 2 रख दे रहे हैं, r बराबर 2 रख देंगे तो a बराबर हो जाएगा 9b + 2। अब दोनों पक्षों का घन कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 9b + 2 घाते 3। अब इसका घन आप सूत्र पढ़े होंगे, a + b घाते 3 बराबर होता है a के घाते 3 धन b के घाते 3 धन 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद कोष्ठक में a + b यानी पहला पद धन दूसरा पद। वही क्रिया यहाँ कर दीजिए। देखिए पहले के घाते 3, 9 9 81 9 9 1 9 9 8 72 729 b घाते 3 प्लस दूसरे के घाते 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस देखिए 3ab, इनका गुणा करना है तो हो जाएगा 9 दूनी 18 तिया 54 b होगा। फिर कोष्ठ में हो जाएगा 9b धन 2, इसको हल कर दीजिए, हो जाएगा 729 b घाते 3, इसको इधर कर दे रहे हैं धन 9 चौके 36 और 9 पचे 45 3 48 हो गया। b घाते 2 धन 2 चौके 8 2 पचे 10 b धन 8। देख रहे हैं ना। अब क्या हो जाएगा, देखिए इन तीनों में से कुछ कॉमन होगा। 9 कॉमन ले लीजिए, 9 कॉमन लेंगे आप तो यहाँ से क्या बच जाएगा, 9 8 72 9 1 9 b घाते 3 धन 9 पचे 45 9 चौका 36 b घाते 2 धन 9 1 9 और 9 दूनी 18 b। अब यहाँ हो जाएगा धन 8, इसको यम मान लीजिए आप, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9m + 8। देखिए उसमें है कहीं, हाँ 9m + 8 रूप का है, जहाँ m कोई धन पूर्णांक है। इसी तरह से सबका करिएगा, या तो 9m + 8 आएगा या 9m + 1 आएगा या 9m के रूप का होगा। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है, कोई समस्या होती है तो आप 83 18 0 85 430 पर आप समस्या भेजकर या फ़ोन से संपर्क करके समस्या का समाधान पा सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।